नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रकृति। लेकिन क्या आज हम प्रकृति का महत्व सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? क्या इस वातावरण को, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसे हमने स्वच्छ नहीं रखा है? क्या पृथ्वी पर से ओजोन कम होते जा रहा है? क्या इस वसुधा पर से पानी भी कम होते जा रहा है? पानी का प्रमाण घट रहा है? इन सब चीज़ों का कारण क्या है? अगर हम पर्यावरण का महत्व सही तरीके से नहीं समझते हैं तो ये सब विषय कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसी बात को आगे दोहराते हुए आज हम बात करेंगे पर्यावरण के ऊपर। सीता गुप्ता जी ने लिखी हुई सुंदर कविता जिसका शीर्षक ही है पर्यावरण। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में। आपने इस विषय को चुना, उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जी, पर्यावरण, इस कविता में आपने लिखा है, बहुत ही दिलचस्प कल्पना है। पक्षियों की सभा लगी थी गगन में, पक्षियों की सभा लगी थी गगन में। एक बात आई उनके मन में, हम हजारों वर्षों से भरते उड़ान, फिर सुगंधित पवन थी, स्वच्छ आसमान। मानव ने बस 100 वर्ष से उड़ना शुरू किया, अंबर में भर गया धुआं, जहरीली बन गई पवन। क्यों खोया विवेक उसने, क्यों खोया विवेक उसने, विकर्म किए उनके उसने। ज्ञानी वो कहलाता है, व्यर्थ कर्म कर जाता है। बहुत ही एक आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने इसमें उठाया है। ऐसा क्यों होते जा रहा है आजकल के ज़माने में? आप इसमें क्या भाव दर्शाना चाहती हो इस शब्दों में, इन शब्दों में? हम देखते हैं WHO का जो रिजल्ट आता है जी। स्वास्थ्य के ऊपर, उसमें कई बार ये आया कि बहुत सारे शहरों की हवा इतनी खराब है, हम्म। उसमें इतना जहर भर गया है कि जितना होना चाहिए उससे डबल। जी, कई शहरों में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सही है, सही है। तो उस प्रगति से लाभ अनेक हुए हैं, जी, प्रगति ने हमको कहाँ पहुँचा दिया। सही है, सही है। आने वाले दिनों में तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों को अपने मुख पर सुरक्षा कवच लगाकर फिर घूमना होगा, जी, जी, सही है, या सही है। कमर के ऊपर से। एक कार्टून मैंने देखा, उसमें लगाया हुआ था कि कमर के ऊपर बच्चे के सिलेंडर लगा रखा है, बस्ते की जगह सिलेंडर। अब जी। आप बताइए, बच्चा पढ़ेगा कि सिलेंडर को संभालेगा? तो हम अगली अगली पीढ़ी को क्या देकर जाने वाले हैं, सही जहाँ कहा। जल भी बॉटल में है। हम्म। हमारे ज़माने में तो प्याऊ लगाया करते थे लोग, जिस पर कोई भी पानी पी सकता था, अच्छा, अच्छा। और अब पानी खरीदना पड़ता है। सही है, सही है। तो क्या देकर जा रहे हैं? ना उनको हम शुद्ध हवा दे रहे, ना बड़े बड़े मैदान खेलने के लिए दे रहे, ना हम्म। पानी शुद्ध दे रहे। जी, जी, तो कैसे वो स्वस्थ नागरिक हम देश को दे सकेंगे? जी, कितना गंभीर विषय है सोचने का, जी, जी। और और इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जी, और इस इन सब चीज़ों से जैसे शरीर पे परिणाम होता है इन सब का, वैसे मन पे भी होता है। आपको क्या लगता है, वातावरण अगर दूषित है तो बच्चों का मनोबल भी उस वजह से घटते जा रहा है? आपको क्या लगता है? अब अगर उनको लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जी, तो उनकी कार्य क्षमता घटेगी ही। जी, पीने जी। को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, हम्म। भोजन जो वो खाते हैं, जो उनको मिलता है, उसमें पूरे पोषक तत्व नहीं होंगे, जी,
तो परिणाम में क्या होगा? स्वास्थ्य उनका घटेगा ही। सही कहा, सही कहा। फिर कमज़ोर तन और कमज़ोर मन पर हम कैसे देश का भार रख देंगे? जी, जी। और वो आपने बिल्कुल ही सुंदर, बिल्कुल सही शब्दों में दर्शाया है। तो आपके भाव क्या है उन शब्दों के? आप सुना दीजिए ना। दर्शकों देखिए, जरा आप भी हमारे साथ आ जाइए। पक्षियों की एक सभा लगी थी गगन में। एक बात आई उनके मन में, हम हजारों वर्षों से भरते रहे उड़ान, फिर भी सुगंधित थी पवन और स्वच्छ आसमान। ये पक्षियों की सभा मैंने कल्पना कैसे की कि अब मैं पार्क में जाती हूँ तो अक्सर लोग कबूतरों को दाना डालते हैं ना, तो उनके पूरे के पूरे झुंड बैठे होते हैं वहाँ। हुँ, तो उसी को मैंने लेकर अपनी कविता में उतार लिया जी। कि पक्षी जैसे लग रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं। उसी के अंदर गौरैया भी होती है, उसी के अंदर गुरसल भी होती है, कई सारे पक्षी होते हैं, दाना चुग रहे होते हैं, अपनी अपनी जो उनकी आवाज़ है उसमें बोलते रहते हैं कुछ कुछ, तो लगता है जैसे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो पक्षियों ने क्या कहा कि एक बात आई उनके मन में, हम हजारों वर्षों से भरते रहे उड़ान। सदियों से हम आकाश में पक्षी सुनते ही आए ना, देखते भी आए हैं। हर एक पीढ़ी ने देखे आकाश में कितने सुंदर सुंदर पक्षी होते, और मानव ने पिछले 100 वर्षों में पड़ी उड़ान। साइंस ने जितना भी तरक्की किया है उसमें 100 वर्षों में ही तो ये सारे अन्वेषण हुए हैं कि पानी के अंदर शिप चल रहा है, जमीन के ऊपर रेल चल रही है और आकाश में वायुयान उड़ रहा है। तो वो कहते हैं मानव ने बस 100 वर्षों से भरी उड़ान, हम हजारों वर्षों से उड़ रहे थे तब भी पवन सुगंधित थी और स्वच्छ आसमान, और अभी कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुगंध की तो बात ही छोड़ दीजिए, पवन के अंदर अभी तो सांस लेने लायक भी पवन बची नहीं। कई शहरों में तो इतना प्रदूषण है कि कहा जाता है शाम को घूमने भी मत निकलिए, और लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। इसीलिए सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को खांसी है, किसी को कुछ है। तो हम सोचें अपने अपने, अगर अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर हम सब मिलकर इसके ऊपर कुछ कुछ कार्य करें तो अवश्य सारा नहीं तो आधा तो हम साफ कर सकते हैं। सही है, सही है। उसके लिए छोटे छोटे उपाय भी करेंगे तो हम उसको बहुत कुछ बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा, मानव ने बस 100 वर्षों से उड़ना शुरू किया, अंबर में भर गया धुआं, जहरीली बन गई हवा। 100 वर्षों से उड़ान भरी और उसमें आकाश में भी धुआं, धरती पर भी धुआं, और पक्षी तो हजारों वर्षों से उड़ते रहे। और हम कहते हैं वाह, भगवान ने विवेक केवल इंसान को दिया है। तो पक्षी हंस रहे थे ना इंसान के ऊपर कि हमारे पास विवेक नहीं है, तब भी हमने ना आकाश को गंदा किया ना पवन को गंदा किया। क्या बात है! और सबसे विवेकशील जीव मानव अपने को कहलाता है, और विकर्म कितने कर जाता है। जी, जी सही कहा, जी सही कहा आपने। और आगे भी आपने बहुत ही कुछ बहुत ख़ास लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, उसे भी सुना दीजिए ना। नहीं, पहले हम जरा इसी को देखें कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे उपाय हम करें। मान लीजिए आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बस तक, तो हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारे आसपास के जो लोग हैं सब मिलकर आज सारे बच्चे इसकी गाड़ी में चले जाएं, कल सारे बच्चे उसकी गाड़ी में चले जाएं, जी, तो 2 प्रकार का लाभ होगा ना, पेट्रोल की भी बचत होगी और धुआं भी कम जाएगा। जी, जी, सही। परिवार के अंदर हम देखते हैं कोई एक कमरे में बैठा है वहाँ एसी चल रहा है, कोई दूसरे कमरे में बैठा है वहाँ एसी चल रहा है, तो क्यों ना कुछ समय हम एक साथ बिताएं बजाएं। लेकिन आजकल के ज़माने में कैसे जीवन शैली ही कुछ अलग हो गई है। जैसे गाड़ी घर पे रखना अपना स्टेटस माना जाता है, या फिर हर एक को प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हर एक के कमरे में अलग-अलग एसी, एक हर एक को अलग-अलग काम करने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी को हमेशा आप लग्जरी नहीं कह सकते हैं, ज़रूरत भी है।
जी जी लेकिन आपस में शेयर करके जा सकते हैं ना। जी। मान लीजिए लेकिन कुछ लोगों का ऑफिस एक ही तरफ है, जी। तो आज एक मित्र की गाड़ी में सब चले गए, कल अच्छा। दूसरे मित्र की गाड़ी में सब चले गए। और ऐसे पूलिंग कार पूलिंग हमने अपनी सोसाइटी में देखी भी है, कितनी अच्छी बात है। पेट्रोल की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और आकाश के अंदर जो गाड़ियों का धुआं जाता है उसकी भी बचत होगी। हम्म। और जहाँ तक मैंने एसी की बात की, तो अगर सब लोग कुछ समय, सारे समय ही थोड़ी सब काम करते हैं, बैठकर गपशप भी तो करते हैं। जी जी तो कुछ समय, दर्शकों आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कुछ समय अगर हम सब लोग एक कमरे में बैठें तो उतनी देर एसी नहीं चलेगा ना दूसरे कमरे का। जी जी। तो हवा कैसे जहरीली होती है, आप सब तो जानते ही हैं कि एसी जो गर्म हवा छोड़ता है उससे कितना प्रदूषण फैलता है। जी सही है, सही है। और गाड़ी की उससे जो धुआं निकलता है उससे कितना प्रदूषण फैलता है। जी जी तो अपने ताई तो सब थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं जी कर सकते हैं। जी जी। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है उनका भी धुआं निकलता है और उससे भी हमारे तो निसर्ग को सरकार हानि ने तो पहुंचती है। कानून बनाए हुए हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जो अपना ऐश है और अपना धुएं है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ ये लेकिन प्रत्येक नागरिक अपने आप सोचे कि ना हम अपने देश के लिए नहीं सही तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए तो कम से कम स्वच्छ आसमान और स्वच्छ पवन को बचा लें। जी सही बात है, हमारा कर्तव्य है। जहाँ तक हम देखें कि ये हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि हम हमारे पर्यावरण का रक्षण करें। और इसी को ही आपने इस कविता में इतनी अच्छी तरह से, इतनी सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। आपने आगे के छंद में भी और इतनी माताएं बहनें भी इसमें मदद कर सकती हैं। खाली अच्छा। हवा की बात कहाँ है, जल भी तो कितना गंदा हो गया है और जल की भी तो कितनी कमी आ गई है। जी जी सही बात तो है। उसको माताएं भी कितना बचा सकती हैं। मान लीजिए माताएं सब्जी धो रही हैं, माताएं बहनें अवश्य देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सब सब्जी धो रहे हैं, मान लीजिए आप, अब सब्जी तो धोकर ही बनाएंगे। साग सब्जी फल को अगर आप छन्नी में नल के नीचे धोते हैं तो सारा पानी यूं ही बह जाता है। इससे अच्छा पतीले में रख के धोइए, सब्जी भी अच्छी जल्दी साफ होगी और वही पानी आप अपने पास के बगीचे में डाल दीजिए। हाँ। और पानी का फोर्स, हम नल इस्तेमाल करते हुए पानी का फोर्स अगर हम और कम जो आपके रखें। घर में आरओ लगा है उसके नीचे एक जहाँ से पानी उसकी निकासी होती है, जो व्यर्थ पानी निकलता है, कहते हैं सारे मिनरल्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो उस पानी के नीचे कोई छोटा सा बर्तन रख दीजिए, उसको अपने आसपास के पौधों में डाल दीजिए। अपने अपने बालकनी में लगाएं तो उसमें डालिए, नहीं तो नीचे सोसाइटी में जो खेत वगैरह है उसमें डाल दीजिए। जी जी छिलकों को संभाल के रखिए। आजकल तो सरकार ने भी जगह जगह ऐसे कचरेदान लगाए हुए हैं जिसमें गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। नहीं तो सोसाइटी के सब लोग मिलके एक गड्ढा कहीं कच्ची ज़मीन में खोद के उसमें छिलके डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी और हम दुर्गंध से भी बच जाएंगे, सड़न से भी बच जाएंगे। कर तो सब सकते हैं। जी छोटी सही छोटी बात भी, जैसे बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, ऐसे ही हम छोटी छोटी अगर चीज़ों का ध्यान रख लें, है। और कुछ नहीं तो वो पानी घर में पोछा लगाने में ही काम आ सकता है। जी जी। आपने सही कहा, बूंद बूंद से तालाब भर जाती है। तो आजकल के ज़माने में हमें वो पानी का बूंद बूंद बचाना है। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, जब हम नल इस्तेमाल करते हैं तो उसका फोर्स भी कम रख के हम काम कर सकते हैं। आपने हम सही कहा, स्नान बिल्कुल। करते समय बाल्टी और मग से नहा सकते हैं, जी क्योंकि शावर के नीचे जब आप खड़े होते हैं तो पता नहीं चलता है कितना पानी बह गया। जी। लेकिन बाल्टी और मग से नहाएंगे तो पता चल जाएगा, एक बाल्टी हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन आजकल के युवकों को भला हम क्या करें, शॉवर शॉवर से नहाना तो उनकी आदत बन चुकी है। आदत किसने डाली है? जी हमने डाली। जी इसलिए हम सही बात। सारा दोष उन्हीं को नहीं दे सकते हैं। जी अगर हम उनको बचपन से सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। जी सही और बात हम खुद भी वही करें ना। खुद पिताजी अगर शॉवर से नहा रहे होंगे फिर बच्चे को कहेंगे तो वो नहीं मानेगा। है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो संस्कार कहीं छोटी ना छोटी कहीं। बचत बहुत सारी हो जाती है।
जी, जैसे गुणों के अच्छाई के संस्कार बचपन से माता-पिता बच्चों को देते हैं, वैसे ये भी संस्कार देने चाहिए अपने देश की, अपने पर्यावरण की रक्षा करने के। आपने सही मुद्दा उठाया। ये केवल देश की बात नहीं है, तो पूरे संसार की समस्या है आज तो, जी। जल की और हवा की। जी, 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 सही बात है। लेकिन कैसा है कि हम यहाँ से अपने देश से शुरुआत करें, बाद में पूरे जग में तो वो फैलाना ही है। और हम जहाँ तक देखते हैं मैंने अभी सुना था कि जापान के लोगों ने क्या किया है कि जो उनका नहाने का स्थान है, उन्होंने सिंक के ऊपर अपना वॉश बेसिन लगा, सिंक को उसके ऊपर लगाया है, फ्लश की टंकी के ऊपर, जिससे जी, उसमें से जो पानी निकले वो उसमें चला जाए और वो पानी बच जाए। जी, मैंने देखा है। जी, मैंने देखा नहीं है, सुना है। हाँ, जी, तो ऐसी कोई व्यवस्था हम भी तो कर सकते हैं। जी, सही बात है। वो तंत्रज्ञान जो है, वो हम अपने देश में ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा तंत्रज्ञान है। और उसके बारे में अगर हम जागृति करें, हमारे आपके जैसी कविताओं में से या फिर अच्छे कार्यक्रमों से ये जागृति बिल्कुल पूरे संसार में हो सकती है। और नहीं, हम निश्चित। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया था पूज्य बापू जी के जन्मदिन के ऊपर। तो हम जी, आपने तो देखा होगा, बड़े बड़े नेता उस समय सफाई कर रहे थे। स्वयं मोदी जी ने तो मोदी जी किसी ने। समुद्र के किनारे गए थे, वहाँ से भी कचरा उठाया था। तो क्यों ना हम छोटी छोटी बात, सब अपने घर को ही साफ रख लें, अपनी बालकनी को साफ रख लें, अपनी सोसाइटी को साफ रख लें, तो पूरा देश स्वच्छ नहीं हो जाएगा। जी, आपने स्वच्छता की बात की। और एक सीधी सादी बात है, सीधी बात है बिल्कुल, कि अगर हम कहीं पे कुछ घूमने के लिए जाते हैं, बाहर कुछ खाते हैं, तो वो चिप्स हो या आइसक्रीम हो, वो खाने के बाद अगर रैपर भी हम कचरे के डिब्बे में डालते हैं, वहाँ पे तो सार्वजनिक कोई डस्टबिन होता ही है, तो भी बहुत बड़ा हम योग दे सकते हैं, सहयोग हम स्वच्छता के प्रति दे सकते हैं, पर्यावरण के प्रति दे सकते हैं। और इसी को ही आपने अपनी कविता में इतनी बखूबी से लिखा है, इतना बहुत ही सुंदर आपने मार्गदर्शन किया है, उसके बारे में सुना दीजिए ना। इसीलिए मैंने खोया ना, क्यों खोया विवेक उसने, विकर्म किए अनेक उसने, ज्ञानी वो कहलाता है और व्यर्थ कर्म कर जाता है। हमसे सीखो उत्तम ज्ञान, जितनी ऊंची भरो उड़ान, स्वच्छ धरा पावन समीर हो, उज्ज्वल सूरज निर्मल नीर हो। क्या कितनी बात है। ऊंची उड़ान भरिए, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिए ना। हम्म, सही हमने बात। हवा की बात की, हमने जल की बात की। जी, जी, एक और प्रदूषण है जिसके बारे में कोई बातें नहीं करता है, मानसिक प्रदूषण। अध्यात्म कहता है अपने विचारों को भी तो स्वच्छ कीजिए, जी। क्योंकि हमारे विचारों की तरंगे सामने वाले व्यक्ति तक अवश्य जाती हैं, वातावरण में फैलती हैं। अच्छा, तो सीता जी, अगर मैं कोई एक समझिए मेरा एक दुश्मन है, या फिर मेरे साथ जिसने बहुत गलत किया है वो अभी अमेरिका में है, तो मैं यहाँ से उसके बारे में कुछ कर दूँ, उसे कुछ गालियाँ वगैरह दूँ, तो मेरे ये भाव उस तक पहुँच सकते हैं? क्यों, कई बार आप देखते नहीं हैं, आप किसी को बहुत मन से याद कर रहे होते हैं और उसका फ़ोन आ जाए या उसी समय वो आ जाए, तो आप क्या कहते हैं, मैं तेरे को अभी याद कर रही थी, जी, अभी तेरा फ़ोन आ गया। तो जी, मन की बात मन तक पहुंचती तो है। टेलीपैथी हम जिसे कहते हैं। तो तो फिर इसलिए ही तो हम कहते हैं, हम ये सारे प्रदूषण तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो मन का प्रदूषण ही आता है। जी, आज जब हम मिलावट की बात करते हैं, हुँ, तो भैंस ने तो 2 तरह का दूध नहीं दिया, जी, सही बात है। मिलावट किसने की? जब मन में ये आया कि कम चीज़ देकर मुझे ज़्यादा पैसा पैसे मिले। कमाना है। जी, जी, सही बात है, सही यही बात। सवाल मैं हमारे सोसाइटी में एक दूध वाला आता था, मैंने उससे पूछा, भाई कितने
रुपए किलो आप दूध देते हैं, तो उसने 2 भाव बताए। तो मैंने कहा भैया वो भैंस थोड़ी ना 2 तरह का दूध देती है। तो हंसने लगा, जवाब तो नहीं था उसके पास। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा मानसिक प्रदूषण को अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत सारी तरीके के प्रदूषण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जब मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, तो हम मिलावट नहीं करेंगे। जी। एक दूसरे के प्रति द्वेष खत्म हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा, हम मिलकर कार पूलिंग कर सकते हैं। हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, मान लीजिए, जी। जी। कुछ लोग मिलकर एक ही बार में सब्जी ला सकते हैं और आपस में बांट सकते हैं। तो कितनी बाकी बहनों का श्रम बच गया और सबको ताजी सब्जी भी मिल गई। हमें तो याद है बचपन में हमारे माँ पिताजी जब सब्जी लेने जाते थे, उनकी जेब में हमेशा एक कपड़े का थैला होता था। अच्छा। मैं खुद हमेशा अपने पर्स में एक छोटा सा थैला रखती थी, कहीं भी कुछ पसंद आया उसमें खरीद लिया। और माताएं बहनें इसमें सबसे ज़्यादा योग दे सकती हैं। आजकल जो उनकी साड़ियाँ होती है सिंथेटिक कपड़े की, वो मजबूत होता है कपड़ा और जगह ज़्यादा घेरता नहीं है। उसका थैला बना के सब दे दीजिए, अपने अपने जो भी कार्य हैं करते हैं, सब्जी लेना या बाज़ार से सामान लेना, तो वो जेब में भी आ जाएगा, उनके आसानी से सामान भी आ जाएगा। क्योंकि कागज़ में जब दुकानदार सामान देता है तब भी तो घर लाके उसको ऐसे ही फेंक देते हैं सब, क्योंकि कागज़ की थैली दोबारा तो यूज़ होगी नहीं। सही बात है, बिल्कुल तो फिर सही। जितनी ज़्यादा थैली चाहिएगी उतने पेड़ कटेंगे ना। सही बात छोटे छोटे योगदान भी बहुत बड़े हो सकते हैं। है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और आपने मानसिक प्रदूषण की भी बात की, तो ये भी मानसिक प्रदूषण की वजह से ही होता है। हम भला पर्यावरण की हानि कर रहे हैं, ये भी तो एक हमारा मानसिक प्रदूषण ही है। लेकिन जहाँ तक आपने मानसिक प्रदूषण की बात की, तो विचारों की शुद्धता, मन की शुद्धता भला हम कैसे पाए? नहीं, मन की शुद्धता कई तरह से आती है ना। हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे परिवेश में हमारी पालना हुई है, अच्छे दोस्तों का संग करते हैं, जी। एक दूसरे से जब आदान प्रदान करते हैं, तो उसने ये करा उसने वो करा की बातों को छोड़ने के बाद जिसने जो भी अच्छा काम किया है वो औरों को बताए, हाँ। जिससे औरों के अंदर भी उमंग उत्साह आए कि वो भी करें। जी हाँ, जी हाँ। हम भोजन जब करते हैं उसमें देखिए, हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं ना कि बचा हुआ भोजन थाली में ना छोड़ा जाए, या जितना खाना है उतना लिया जाए। सही बात है, सही बात है। कभी किसान को देखिए कितनी धूप में वो खड़ा होके बिजाई करता है खेत के अंदर, सही बात या है। चावल की रोपाई खड़े पानी के अंदर करके करता है। जी। तो आपके घरों में जो अनाज आता है ना, उसकी महीनों की मेहनत का अनाज होता है, जिसको पल भर में थाली में छोड़ दिया जाता है। सही बात है। और जहाँ संसार में इतनी भूखमरी है, अगर सब थोड़ा थोड़ा अनाज बचाएं, जितना हम खाने की प्लेटों में छोड़ देते हैं, असंख्य व्यक्तियों का पेट भर सकता है उससे। जी, जी, सही बात है। क्यों और ना हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हम पहले थाली में उतना ही भोजन लें जितनी की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत जी, है तो दोबारा ले लें। जी, जी, सही बात है। लेकिन मुझे याद है कि हमारी माताजी तब तक नहीं देती थी जब तक उनको लगता था कि अब ये लोग छोड़ेंगे। उन्होंने हमें बचपन से ही आदत डाल दी थी, किसी की थाली में एक चावल का दाना भी नहीं होना चाहिए। क्या बात। आपने पढ़ा तो होगा कृष्ण ने क्या कहा था। द्रौपदी को एक कलश मिला हुआ था ना, हुँ, जब वह वनवास में थे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक इसके अंदर भोजन रहेगा। जी, जी, सही बात है। तो एक दिन कोई ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए, और जब भोजन सबका हो चुका था तब आकर कहा ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो द्रौपदी ने मन में सोचा कि अब मैं भोजन कहाँ से लाऊं, मैं तो भोजन कर चुकी। ऋषियों का क्रोध सबको मालूम था, और ऋषि ने कहा अभी मेरे साथ मेरी पूरी टोली भी आने वाली है। अब सभी पांडव सोच में पड़ गए क्या किया जाए। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको गंगा स्नान करने के लिए भेज दिया।
सभी ऋषि मुनियों को, और कुछ ऐसी लीला रची कि उनको गंगा जल पीकर ही उनका पेट भर गया। फिर कृष्ण आए कि मुझे भोजन चाहिए, परीक्षा लेने के लिए कि द्रौपदी ने उनकी बात का कितना मान रखा है। द्रौपदी ने कहा, सखा अब मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। कृष्ण ने कलश में देखा, कहीं एक चावल का दाना चिपक रहा था। उन्होंने उसको लिया और कहा, देखो मेरा तृप्त हो गया मैं। यदि भगवान एक चावल के दाने से तृप्त हो सकता है, ये एक उदाहरण है ये सिखाने के लिए कि एक चावल का दाना भी कितना कीमती है। सही बात है, सही तो बात। जिनको हम वंदनीय और पूजनीय मानते हैं, जब वो ऐसे आदर्श करके हमें सिखाते हैं, तो हम क्यों ना उससे प्रेरणा लें। जी सही बात है। ये विषय ही इतना सुंदर है, इसके ऊपर चाहे हम जितना कुछ कहें कम है। ये विषय इसी के आजकल लिए मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ धरा पावन समीर हो, उज्जवल सूरज निर्मल नीर, नीला नीला अंबर हो, सुख से भरा हर एक घर हो। यही सार्थक उड़ान हो, सबसे सुंदर अभियान हो। कोई भी कार्य हम करते हैं, सबसे सुंदर अभियान हो। आपस में हम मिलजुल कर भोजन करें, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दें। स्टील के बर्तन हर बार धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। हमें तो याद है बचपन में हमारे घरों में जब भी बड़े उत्सव होते थे, पत्तल होती थी, उसी के ऊपर सकोरे में सब्जी होती थी, कुल्हड़ में दूध या चाय या पानी जो भी लेना होता था। यहाँ तक कि मिठाई की जो प्लेट होती थी वो भी मिट्टी की ही होती थी। अब देखिए, मिट्टी बाद में मिट्टी में मिल गई, सबने खाना भी खा लिया, और धरती से उपजाता पात धरती में ही मिल जात। तो पर्यावरण कितना शुद्ध रहा, और कितने लोगों को रोजगार मिल गया जिन्होंने वो पत्तल बनाई। कितने कुम्हार भाइयों को रोजगार मिल गया जिन्होंने सकेरे और दोने बनाए। वाह, क्या बात है, तो बिल्कुल हम सही उसी कहा। परिपाटी को दोबारा क्यों ना ले आए। सही है, सही है। कितने भाइयों को रोजगार मिलेगा पत्तों को यूज़ करने का, कुम्हारों को काम मिलेगा, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पत्ते खाद बन जाएंगे, धरती को दोबारा उर्वरा शक्ति मिल जाएगी। सही है, सही है। कितने ज्ञानी थे ना दर्शकों हमारे पूर्वज, कैसे कैसे उन्होंने रास्ते दिखाए थे हमको पर्यावरण को बचाने के लिए। बस हम थोड़ा भटक गए हैं, फिर से वापस आ जाएं उसी पथ पर। जी, ऐसी कविताएं हो, इतने सुंदर शब्द हो, तो क्यों भला हम वापस ना आए। आपने इतना सुंदर, इतना बखूबी से ये पर्यावरण की समस्या यहाँ पे दर्शाई, और आपकी कविता में दर्शाई है और हमारे सामने रखी है आपके शब्दों से। इस विषय पर जितनी भी चर्चा करें कम ही है। आपके आगे के भी छंद हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम जब मिलेंगे तो उन छंदों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक धन्यवाद सीता जी। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सुना पर्यावरण के बारे में। सीता गुप्ता जी ने लिखी हुई कविता है पर्यावरण, उसके ऊपर हमने बातचीत की। पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जो आज हमारे सामने बहुत ही गहरी हो गई है और हमारे सामने खड़ी है। तो दोस्तों, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें पुरखों ने दिए हुए आदर्श सामने रखने हैं और जागृत होके इस पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो इसी विषय के बारे में आगे भी बातचीत करेंगे। तब तक नमस्कार।